मेरे प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 9वीं की क्लास 9th की मैथ यानी गणित की चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें प्रारंभ से एकदम स्टार्टिंग हो रही है। आप देख सकते हैं कि अध्याय 1 जो संख्या पद्धति है उसी चैप्टर से हम स्टार्ट कर रहे हैं, और जिसमें प्रश्नावली 1 आप देख रहे हैं। आपको इसमें पहला क्वेश्चन पढ़ना है। देखिए क्या है, 20 और 40 के बीच समस्त समधन पूर्णांक लिखिए। क्या पूछा है? 20 और 40 के बीच समस्त संपूर्ण यानी पूरे समधन पूर्णांक पूछा है इसने। समधन पूर्णांक, अच्छा हम कुछ बातें आपको हम बताना चाहते हैं कि सम और विषम, भाज्य भाज्य क्या है, पूर्णांक कौन कौन से नंबर इसके अंतर्गत आते हैं। तो आइए हम देखते हैं। सबसे पहले सम संख्या। आप देखते हैं कि सम संख्या किसे कहते हैं, क्योंकि सम पूर्णांक उसने बोला है। सम संख्या में आप परिभाषित रूप में आप इसको देख सकते हैं कि ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाजित हो जाए। क्या? ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाजित हो जाए उसे सम संख्या कहते हैं, जो कि हम डिफाइन किए हैं, सामपट भी देख सकते हो। जो 2 से विभाजित हो जाए, ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाजित हो जाएं सम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे इसमें 2 के पहाड़े में आने वाली सारी संख्याएं आप ऐड कर सकते हैं, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 आदि आदि। अगली नंबर से आप देखते हैं क्या? विषम संख्या। ऐसी संख्या जो 2 से विभाजित न हो, विभाजित अगर हो रही है तो सम है, और जो 2 से विभाजित नहीं हो रही है तो विषम है। उन्हें विषम संख्याएं कहते हैं। जैसे 1, 3, 5, 7, 9 ये विषम संख्याएं हैं। अगले देखते हैं भाज्य संख्या क्या है। ऐसी संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा किसी तीसरी संख्या से कटती हो उन्हें हम भाज्य संख्या कहते हैं। जो 1 से कटती हो और स्वयं अपनी नंबर से कटती हो, इसके अलावा कोई एक तीसरी संख्या से कटती है, उन्हें हम भाज्य संख्या कहते हैं। अब जो पहली भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या, वो है 4। क्योंकि 4 के पहले 3 को देखते हैं, 3 सिर्फ 1 से कटती है और अपनी संख्या से, अर्थात ये 2 से नहीं कटती है तो ये विषम संख्या आती है। 2 को देखते हैं तो वो भी 1 और 2 से कटती है, तो वो अभाज्य संख्या के अंतर्गत आ जाती है। बचता है एक विषम के अंतर्गत आ जाएगी जो 2 से नहीं कटती है। तो इस तरीके से पहली भाज्य संख्या 4, 6, 8, 9, 10, इनमें से सारे नंबर देखेंगे किसी न किसी प्रकार कम से कम 3 नंबर से कटते होंगे, आप देख सकते हैं। अगली क्या है? अगली अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या ऐसी संख्या है जो केवल एक और अपनी संख्या से कटती हैं, यानी सिर्फ 2 1 से और अपनी संख्या से कटते हैं, उन्हें अभाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13। ये ध्यान में देने वाली एक बात है, यहां 2 जो है ये सम भी है, जो सम के अंतर्गत भी आई थी, और पहली अभाज्य संख्या भी है। तो ये विकल्पी में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, इसको दिमाग में फिट करें ना कि ऐसी कौन सी संख्या है जो सम भी है और विषम भी है, विषम नहीं अभाज्य भी है। तो क्या है? 2। अगली संख्या हमने आपको बताई है पूर्णांक। पूर्णांक क्या है? यहां आपको बताया है पूर्णांक। तो पूर्णांक के अंतर्गत सारे धनात्मक और ऋणात्मक जितने भी नंबर्स आते हैं सभी पूर्णांक होते हैं। तो वही आपको डिफाइन किया गया है कि धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं का समूह पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। जैसे उसमें माइनस वाली नंबर ले लीजिए, -3, 2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, सारे नंबर्स जो होते हैं ये पूर्णांक इंटीजर्स कहलाते हैं।
तो आइए अब हम चलते हैं, अगर आप जान गए होंगे सम विषम भाज्य भाज पूर्णांक, तो अब हम चलते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न आपको पढ़े थे अभी अभी, ये कुछ बेसिक नॉलेज थी जो आपके लिए है, इसको आप पढ़ लीजिएगा और इसको याद कर लीजिएगा। हम चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न इस तरीके से आपको बताया है कि 20 और 40 के बीच समस्त समधन पूर्णांक, अभी सम संख्या हमने आपको बताया कि जो दोष कट जाए, तो लिखिए 20 और 40 के बीच समस्त समधन पूर्णांक बराबर। एक चीज ध्यान देना कि ये केवल 20 और 40 के बीच बोला है, इसमें यानी कि 20 नहीं आना चाहिए और 40 भी नहीं आना चाहिए, दो से कटने वाली संख्या यानी सम। तो 20 के बाद बढ़ते हैं तो 21 नहीं है सम, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 39 नहीं होगा, और 40 तो सम है लेकिन 40 नहीं लिखना है, उसके पहले तक किस होंगे। इस तरीके से ये पहला प्रश्न आपका हल हुआ। तो चलते हैं अब दूसरी प्रश्न की ओर। चलिए तो आइए दूसरे प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है 1 से 10 तक अभाज्य धन पूर्णांक लिखिए। या अगली पहली क्वेश्चन में आपको 20 दिया था, लेकिन यहां 1 से लेकर 10 तक बोला है, और लिखना क्या है? अभाज्य संख्या। अभाज्य लिखना है और धन में लिखने हैं पूर्णांक सारे, कोई निगेटिव चार्ज नहीं देना है, अर्थात माइनस के वाले नंबर नहीं लिखने हैं। तो फिर ऐसे ही आराम से लिख दीजिए। अभाज्य संख्या हमने आपको एक्सप्लेन किया था अभी, 1 से 10 तक अभाज्य धन पूर्णांक बराबर। आपको अभी हमने बताया कि पहली अभाज्य संख्या क्या है? 2। तो पहली अभाज्य संख्या 2 लिखिए। 2, 1 तो है नहीं क्योंकि 1 विषम है, तो 2, 3, 5, 7, बस, क्योंकि यहां 1 जो आएगा वो विषम है। 2 के बाद सीधे 3 आ गया, 3 के बाद 4 सम है, 5 के बाद फिर सीधे 6 आएगा तो भी सम होगा, 7 आएगा तो ये अभाज्य हो गया, और 7 के बाद जो आएगा 8 वो भी सम है, और 9 विषम है। 10 तो लिखना ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि 10 भी सम है। तो 1 से 10 तक आपकी अभाज्य धन पूर्णांक क्या हुए? 2, 3, 5, 7। चलिए हम चलते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। हाँ तो देखिए ये प्रश्न नंबर 3 क्या है? 2a + 1 का 2a + 1 का क्रमानुयायी पूर्णांक बताइए। अच्छा, क्रमानुयायी शब्द यहाँ आया, इसका मतलब तो मालूम होना चाहिए, क्योंकि बिना क्रमानुयायी के आप इसका आगे के क्वेश्चन भी नहीं बता पाएंगे। क्रमानुयायी तात्पर्य है क्रम धन अनुयायी। विच्छेद करिए तो आपको समझ में आएगा। मतलब क्रम से आने वाली, क्रम धन अनुयायी, जो एक क्रम के बाद 1 के बाद 2, 2 के बाद 3 ऐसे क्रम से आए, ऐसी नंबर्स को हम क्रमानुयायी कहते हैं। जैसे 1 के बाद क्या आया? 2, 2 के बाद 3 आया, यही क्रमानुयायी है। और तो हमारे यहाँ पे क्या क्वेश्चन है? 2a + 1, तो लिखिए 2a + 1 का क्रमानुयायी पूर्णांक बराबर 2a + 1, ऐसे लिख दीजिए। अब इसी में आपको +1 कर देना है। क्यों +1 करेंगे? क्योंकि अगर हम कहें कि 2 के बाद या 2 का क्रमानुयायी क्या है, तो आप कहेंगे 2 के बाद जो आएगा वही। तो 2 के बाद जो आ रही है वो 3 आ रही है। क्या आ रही है? तो 3 कैसे आएगी? 2 में जब हम 1 जोड़ेंगे तभी तो आएगी। तो वही काम यहाँ कर लेना है कि अगली संख्या अगर क्रम से आपको बतानी है तो उसमें क्रमानुयायी तो 1 जोड़ना पड़ेगा। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा? ब्रैकेट्स खोल लीजिए ये, और 2a + 1 + 1। अब आगे एक स्टेप और चला दीजिए, बराबर डाल के, बराबर के नीचे बराबर पड़ेगा, अच्छी बात है। तो 2a और +1 1 यानी 1 1 2, बस यही आपकी हो गई
2a+1 का क्रमानुयायी। चलिए अब तीसरी क्वेश्चन के बाद चौथी क्वेश्चन की, तो आइए अब प्रश्न नंबर 4 की तरफ। 2/3 का योगात्मक प्रतिलोम लिखिए। क्या लिखना है? योगात्मक प्रतिलोम। पहले योगात्मक प्रतिलोम क्या है उसको समझ लीजिए। तो किन्हीं ऐसी दो नंबर्स जिनका प्रोडक्ट या वैल्यू या मान ऐड करने पर 0 के बराबर आ जाए, उनको हम योगात्मक प्रतिलोम कहते हैं। इनको लिखेंगे क्या कि जैसे 2/3 का योगात्मक प्रतिलोम बराबर, लिखने का ढंग देखिए, वैसे ऐसे आपको लिखना है। आपको नंबर्स जो हैं, जो भी दिए हैं, उसको किसी ब्रैकेट्स में कर देने हैं और ब्रैकेट्स के ठीक पहले माइनस लगा देने हैं। चाहे तो यहां प्लस वाली नंबर हो जैसे अभी प्लस में दिया है, अथवा ये माइनस में दी हो तो भी उसको ब्रैकेट्स में रखकर उससे पहले माइनस लगा दीजिए और ब्रैकेट्स खोल लीजिए। तो इस तरीके से ये माइनस इसके साथ ऐड हो जाएगा। ये प्लस में है तो ये माइनस प्लस माइनस 2/3, ये हुई आपकी 2/3 की योगात्मक प्रतिलोम। अच्छा, यदि एक चीज इसमें और सुन लीजिए, यदि यहां प्लस की जगह कोई माइनस नंबर दी हो तो जैसे -5/7, तो भी हमें ऐसे ही करना है। क्या करना है? आपको ब्रैकेट्स में नंबर्स को कर लेना है और उसके पहले माइनस लगा देना है। आगे क्या करना है आपको हमने बताया, ब्रैकेट्स खोल करके इस माइनस का अंदर नंबर्स के साथ मल्टी करना है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5/7। तो यही है योगात्मक प्रतिलोम। इस तरीके से आपकी ये 4 नंबर कंप्लीट होती है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। चलिए प्रश्न नंबर 5 की तरफ चलते हैं। प्रश्न क्या है? -5 का गुणात्मक प्रतिलोम लिखिए। हाँ, तो अभी योगात्मक प्रतिलोम हमने बताया, तो अभी ये गुणात्मक प्रतिलोम क्या है इसको भी डिफाइन कर लेते हैं पहले। ऐसी संख्याएं जिनका आपस में वैल्यू प्रोडक्ट 1 के बराबर हो। आपस में अगर आप मल्टी करें और प्रोडक्ट जो तैयार हो या जो मान निकले वो 1 की वैल्यू के बराबर हो जाए, वो क्या होता है? गुणात्मक प्रतिलोम। जैसे कि अगर हम कहें कि 1/5 का गुणात्मक प्रतिलोम बताइए, तो इसको उलट दीजिए, 5/1 लिख दीजिए। ये इसका गुणात्मक प्रतिलोम है। अगर काटते हैं तो देखो वैल्यू आती है 1। तो गुणात्मक प्रतिलोम की डिफिनेशन ही यही है कि नंबर्स और उसका गुणात्मक प्रतिलोम दोनों का मल्टीप्लाई हमेशा 1 के बराबर आएगा। ध्यान रखिए। तो आइए देखते हैं -5 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा। तो इसी तरह आपको इसमें भी कर देना है। गुणात्मक प्रतिलोम हमेशा आपका उल्टा होना चाहिए। 5 है तो 5/1 हो जाएगी 5 का गुणात्मक प्रतिलोम। 1/5, सॉरी उल्टा करना है ना। 5 है तो 5 के बटा में 1 है, ये लिखा नहीं जाता, और इसका उल्टा हो जाएगा। 1 से 1 5 से 5 काट दिए 1 हो जाए। तो इसी तरह इसको भी कर लेना है -5 का गुणात्मक प्रतिलोम। तो -5 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा? -1/5 क्या होगा? -1/5, क्योंकि हम -5 को हम -5/1 भी इंडिकेट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। और जब गुणात्मक प्रतिलोम करेंगे तो हमने क्या बताया, इसका व्युत्क्रम कर दो, उलट दो, उल्टा लिख दीजिए, तो -1/5 हो गया। इस तरीके से -5 का गुणात्मक प्रतिलोम -1/5। ये हो गया आपका 5वां क्वेश्चन। आइए अब चलते हैं 6वें प्रश्न की तरफ। चलिए प्रश्न नंबर 6 को देखते हैं। P+Q और P-Q के योगात्मक प्रतिलोम लिखिए। यहां 2 प्रश्न दिया है, वो भी पूछा है योगात्मक प्रतिलोम। अभी हमने आपको बताया योगात्मक प्रतिलोम किसे कहते हैं। योगात्मक प्रतिलोम
वह संख्या होती है जो अपने नंबर्स और अपने योगात्मक प्रतिलोम के ऐड का 0 के बराबर होता है, मान देता है, मतलब 0 के बराबर मान देता है। जो अभी जैसे आपको हमने अभी बताया था कि अगर P है और P का अगर हम बताएं कि इसका योगात्मक प्रतिलोम निकालो तो हमने बताया था -P कर दीजिए। अब इनको आपस में अगर इसको जोड़ते हैं तो प्लस माइनस माइनस कर देते हैं तो ये माइनस हो जाती है, इसकी वैल्यू हो जाती है 0। तो योगात्मक प्रतिलोम और जिस नंबर्स का योगात्मक प्रतिलोम बन रहा है वो दोनों का योगफल हमेशा 0 के बराबर आता है। तो इसको लगाने का आइडिया भी हमने वही बताया था कि ब्रैकेट्स के बाहर आपको माइनस लगा करके ब्रैकेट्स खोल लेना है बस। तो इसमें भी वही सारी क्रिया होंगी जैसे कि आपको हमने प्रश्न नंबर कौन से में बताया था, दूसरे नंबर में हमने बताया था, नहीं दूसरे में नहीं है, ये योगात्मक प्रतिलोम आपका प्रश्न नंबर 4 में है। तो उसी तरह आप देख लीजिए 6 नंबर, इसमें 2 प्रश्न है। पहला है P + Q का योगात्मक प्रतिलोम। तो योगात्मक प्रतिलोम के लिए हमने बताया ब्रैकेट्स में नंबर्स को लिखिए, ये तो पहले से ब्रैकेट्स में है और इसके बाहर माइनस लगा दीजिए, ये हो गया इसका योगात्मक प्रतिलोम। इसी तरह इसका भी कर लीजिए -P - Q का योगात्मक प्रतिलोम, ब्रैकेट्स के बाहर माइनस और अंदर आपका P - Q, ये हो गई आपकी योगात्मक प्रतिलोम। इस तरीके से आपका ये प्रश्न हो गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो देखिए ये प्रश्न नंबर 7 है, बोल रहा है x के किस मान के लिए 5 गुणे ब्रैकेट्स में 3 × 2 = 5 × 3 × x कथन सत्य है। मतलब ये जो आपको एक तरह से समीकरण लिखा है नंबरों का आपस में, ये आप देख सकते हैं इधर बराबर के लेफ्ट साइड में 5 × 3 × 2 है ब्रैकेट्स में, 5 के साथ इंटू के साथ। आगे पहले ब्रैकेट्स में आपको दिखा रहा है कि 5 × 3 और ब्रैकेट्स बार इंटू में x। तो ये x क्या होगा, इसकी वैल्यू क्या होगी जिससे कि ये राइट और लेफ्ट पक्ष आपस में सेम यानी सत्य हो जाएंगे। तो आइए इसको हल करते हैं, फिर आपको पता चल जाएगा कि x की वैल्यू क्या है। तो यहाँ देखते हैं, यहाँ 5 है, यहाँ 5 बाहर है, यहाँ पे 5 अंदर है और 3 के साथ। तो क्यों ना 5 और 3 के साथ यहाँ ब्रैकेट्स के अंदर ये है, तो ये भी 5 और 3 के साथ इसको भी ब्रैकेट्स के अंदर कर लेते हैं। तो चलो इसको लिखते हैं 5 × 3 और ये 2 आप अब इसके बाहर निकल जाएगा, × 2 बाहर कर दीजिए, आगे बराबर करके इसमें देख सकते हैं 5 × 3। अब देखो दोनों तरफ ब्रैकेट सेम हो गया और बाहर इसका × x हो गया। तो देखते हैं दोनों तरफ सेम सेम नंबर्स हो गए ब्रैकेट्स। अभी क्या करना है, इसको इससे कैंसिल कर दिया, बचता क्या है इधर 2 और बराबर इधर क्या बचता है x। तो इस तरह आप बता सकते हैं कि x की वैल्यू 2 थी, जिसके लिए यह आपका इक्वेशन सत्य है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं अब। तो देखिए यह प्रश्न नंबर 8 है, ये बोल रहा है पूर्णांकों में ऐसी कौन सी संख्या है जो स्वयं की योज्य प्रतिलोम होती है। अब आप देख सकते हैं कि योज्य प्रतिलोम से संबंधित ये तीसरी क्वेश्चन आ गई। योज्य प्रतिलोम बोले या योगात्मक प्रतिलोम बोले, दोनों सेम ही है, एक ही शब्द है। तो हमने अभी बताया था इससे पहले कि कोई प्लस वाली नंबर्स को अगर हम माइनस में लिख देते हैं तो ये ही संख्या इसकी योज्य प्रतिलोम कहलाती है, शॉर्टकट में समझ लीजिए। अब कैसे हुई थी हमने बताया था, ब्रैकेट्स लगा देना है, उसके बाहर माइनस लगा देना है, ब्रैकेट्स खोलोगे तो आपको हमने वही बताया था वो माइनस इसके ऊपर ले जाया करती है बस। तो आपको ये ध्यान देना है सिंपल वे में कि योगात्मक प्रतिलोम क्या होती है। कोई पॉजिटिव नंबर्स की योगात्मक प्रतिलोम माइनस होती है नंबर, और कोई माइनस वाली की पॉजिटिव होती है, यानी धनात्मक वाली की ऋणात्मक, ऋणात्मक वाली की धनात्मक। तो हम ऐसी बोल रहा है कि ऐसी कौन सी संख्या है जो अपनी योज्य प्रतिलोम के सेम इक्वल होती है। ऐसी नंबर तो किसी संख्या में तो है ही नहीं। पूर्णांक की तरफ चलते हैं तो देखते हैं ये जो 0 है
क्योंकि एक से लेकर चाहे उधर आगे बढ़ जाइए और एक से चाहे माइनस में बढ़ जाइए, सारे नंबर्स आपस में एंटी हो सकते हैं, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, लेकिन जीरो का एंटी नहीं होगा, जीरो का विपरीत नहीं हो सकता। जीरो को माइनस जीरो थोड़ी ना लिखते हैं। तो यही एक नंबर आपका पूर्णांक के रूप में कह सकते हैं जो स्वयं की योज्य प्रतिलोम होती है। तो हमें क्या करना है, बस इसमें ऐसे लिख देना है कि पूर्णांकों में वह संख्या शून्य है, वह संख्या शून्य है जो स्वयं की योज्य प्रतिलोम होती है। आगे यहीं लिख देना, जो स्वयं की योज्य प्रतिलोम होती है। बस ये यहीं पे आपका ये भी क्वेश्चन हो गया। चलिए नेक्स्ट अगले प्रश्न की तरफ। चलिए प्रश्न नंबर 9 की तरफ चलते हैं। प्रश्न है, यदि a एक समधन पूर्णांक है तो बताइए a-1 इंटू a+1, ब्रैकेट्स में आपस में इंटू के साथ है, बताइए सम है अथवा विषम। यहां a क्या है, समधन पूर्णांक। तो चलिए आपको पता नहीं है तो आप मान लीजिए कोई भी समधन पूर्णांक, अभी हमने समधन पूर्णांक बताया, सम संख्या बताया ना। पूर्णांक कह रहा है तो पूर्णांक में पॉजिटिव, निगेटिव, ऋणात्मक और धनात्मक दोनों आती है, तो आप केवल धनात्मक मानिए। तो मान लीजिए माना समधन पूर्णांक a बराबर 2, अब 2 की जगह 4, 6, 8 कुछ भी मान लीजिए, तब आप इसकी वैल्यू बताइए, इसी पे रख के बताइए कि सम होता है कि विषम। तो लिखिए तब a-1 इंटू a+1 बराबर a की वैल्यू रखिए, a बराबर 2 रखना है, तो यहां पे रखते हैं तो ये आता है कि 2 - 1 इंटू 2 + 1। ध्यान दीजिए यहां इंटू है, इंटू मतलब गुणा। आगे हल करिए, 2 में से 1 गया, 1 मल्टी का चिन्ह दीजिए, गुणा का, 2 + 1 बराबर 3। इस तरीके से हमारा 3 × 1 = 3 आया। तो इस तरीके से क्या है, ये जो नंबर्स प्राप्त हुई वो कैसी है, सम है कि विषम। 3 क्या अभी हमने बताया था, विषम। कैसी संख्या है, विषम। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन भी सॉल्व होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए ये 10 नंबर का प्रश्न आपका है, संख्या रेखा पर 5 और 7 का योग लिखना है। क्या लिखना है, योग। योग का मतलब होता है जोड़, ऐड करना, जोड़ना। तो 5 हल डाल के लिखिए, 5 + 7 बराबर 12। टोटल 12 आपको नंबर, एक रेखा, संख्या रेखा के लिए एक रेखा खींचनी पड़ती है, आपको पता होनी चाहिए। वो रेखा हम आपको खींच के दिखा रहे हैं। एक रेखा बड़ी सीधी लाइन ऐसे खींच डालिए, एकदम सीधी खींच गिरे। अब इसमें आपको ध्यान देना है कि ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, और जोड़ करने पर भाई प्लस में भी आई है, माइनस में कोई नंबर नहीं है। तो इस तरीके से आपको जीरो, संख्या रेखा पर जीरो के दाहिनी और बाईं ओर नंबर्स दर्शाए जाते हैं, जिसमें जीरो के दाहिनी ओर प्लस में दर्शाते हैं और बाईं ओर माइनस में। तो हमें क्या करना है, जीरो के दाहिनी ओर पूरी नंबर्स के लिए जगह छोड़ देनी है, क्योंकि सारे नंबर्स हमें प्लस में ही दर्शाने हैं। तो चलिए दर्शाते हैं। एक टोटल जितनी है 12 है, तो अधिकतम 12 नंबर जिस पे दर्शाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, अगला 12। सेम दूरियों पर दर्शाएंगे तो देखने में भी आपका अच्छा लगेगा, डायग्राम जब रेखा पे दर्शाएंगे तो अब क्या करना है आपको, पहले कितना है 5 इंडिकेट करना है। तो 1 2 जीरो, तो जीरो से आप लेकर चलना है, ऐसे हल्का से तिरछा लेते हुए 1 2 3 4 5 ऐसे आगे जा करके ऐसे हल्का तिरछा से ही ऐसे गिरा दीजिए। तो इस तरीके से 1 से 5 तक ये रेखा पे दर्श गई। अब फिर यहीं 5 से उठाइए, कहाँ तक, अगला 7 दर्शाना है। 1 2 3 4 5 6 7, तो यहीं से उठा करके और फिर से ऐसे लेके चले जाइए ऐसे, तो ये सीधे 12 पे जाकर के गिर गई। इस तरीके से आपका 5 + 7 यानी 5 और 7 का योगफल दर्श गया। अब योगफल कितना आया टोटल मिलकर के 5 और प्लस ये 5 हो गया, ये +7 हो गया। तो 5 और 7 कितने हुए टोटल, यहां से उठाइए और 7 5 या 5 7 12
इंडिकेट करते हुए सीधे यहाँ ऐसे बता दीजिए। अब आपने कैसे गया, कहाँ कहाँ गया, उसको इंडिकेट कर दीजिए। जीरो उठा करके हम सीधे 5 से होते हुए सीधे ऐसे करके यहाँ चले गए थे, फिर 5 से आगे बढ़े तो यहाँ से आगे बढ़े, ये तीर ऐसे इंडिकेट करते हुए सीधे ऐसे बता दीजिए। टोटली हम यहाँ से उठाए थे, जीरो से उठते हुए सीधे ऐसे होते हुए आगे बढ़ते हुए सीधे टोटल 12 इंडिकेट कर दिए से। तो इस तरीके से ये रेखा पर प्रदर्शित हो गई है, रेखा पर इनका योग लिख दिया गया है। इस तरीके से आपका 10वां प्रश्न कंप्लीट हुआ। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आइए 11वां नंबर प्रश्न देखते हैं। 11वें नंबर में प्रश्न में आपसे पूछा है सत्य और असत्य छाटिए। हमने प्रश्न को थोड़ा छोटा लिख दिया है, आप किताब में देखिए, आपकी किताब में लिखा है यही करना ही है, सत्य और असत्य छाटिए। पहला क्या है कोई प्रश्न इसके अंतर्गत, दो धन अभाज्य पूर्णांकों का गुणन सदैव अभाज्य होता है, यह सत्य है कि असत्य? आइए देखते हैं। आपको पता होगा कि दो आपको धन अभाज्य पूर्णांक लेना है। मान लीजिए कि माना पहला धन अभाज्य पूर्णांक आपको ले लेते हैं, वो भी धन में लेना है, ध्यान देना, अभाज्य लेना है तो पहली 2 ले लेते हैं और दूसरी मान लेते हैं, माना आप मान रहे हैं ना, तो कुछ भी मानिए, माना पहला धन पूर्णांक 2 और दूसरी कुछ भी मान लीजिए, जैसे 3 को मान लेते हैं, ये भी तो भाज्य है। और इनका बोल रहा है कि ये गुणन, अर्थात आपस में अगर इनका आपस में गुणन कर दें, शर्तानुसार डाल दे रहे हैं। आपको हल करना एक तरह से आइडिया ही है, आपको ऐसा दिखाना नहीं, एग्जाम्पल करना है तो आप दिखा सकते हैं लोगों को कि 2 × 3 यानी कि दोनों का गुणन सदैव अभाज्य होता है, सदैव। तो सदैव की बात करें तो यहां पे 2 3 के 6, ये 6 अभाज्य है? नहीं, ये सम है। अच्छा, कोई नेक्स्ट एग्जांपल और लेते हैं। मान लीजिए पहली अभाज्य क्या मान लेते हैं, 3 मान लेते हैं, और दूसरी को मान लेते हैं 5। तो 3 और 5 का हम अगर मल्टी करते हैं 3 × 5 तो क्या आता है, 3 5 जा 15, यानी 3 पंचे 15। ये सम नहीं है, ये विषम है। लेकिन आपका जो प्रश्न में जवाब था वो सदैव अभाज्य की बात कर रहा है, तो इस तरीके से ऐसा नहीं प्राप्त होता है, तो यह असत्य है। समझ में आ गया? चलिए दूसरे प्रश्न की तरफ, चलिए बी नंबर की तरफ चलते हैं, क्योंकि इसी 11 नंबर में 3 आपको क्वेश्चन है और तीनों को सत्य सत्य बताना है। बी नंबर में क्या है, दो धन अभाज्य पूर्णांकों का योग, अभी उसमें गुणन था, ध्यान देना, गुणन यानी गुणा सदैव अभाज्य होता है। तो आइए चेक कर लेते हैं। मान लीजिए कि ये पहला धन अभाज्य पूर्णांक आपका, इसमें मान लीजिए कोई भी 2 और दूसरा मान लीजिए 5। तो प्रश्नानुसार आपको क्या करते हैं, इसको हम जोड़ के दिखा देते हैं कि 2 + 5 बराबर, क्योंकि योग पूछा है इसमें, तो 2 5 7 अभाज्य तो प्राप्त हुआ यहां पे। लेकिन कोई एक और दूसरी लेते हैं, तब एक 3 ले लेते हैं और एक 5 ले लेते हैं, तब 3 + 5 बराबर 8। लेकिन यह क्या है, सम। अब ये सम प्राप्त हुआ, जबकि इसने कहा है सदैव अभाज्य होता है, माने हमेशा, कभी कभी हो सकता है, सदैव नहीं होगा। तो इस तरीके से यह भी गलत ही है, असत्य इसमें भी लिख लीजिए। आइए हम स्टार्ट करें। आइए तीसरी नंबर की तरफ चलते हैं, सी नंबर। यदि a और b कोई ऋण पूर्णांक है, तब a + b सदैव एक ऋण पूर्णांक होगा, सदैव एक ऋण पूर्णांक होगा। तो आइए इसको भी मान के चेक कर लेते हैं। मान लीजिए कि a कोई ऋण पूर्णांक है, तो मान लीजिए पहला ऋण पूर्णांक a बराबर -5, दूसरा b बराबर -7। अब इन दोनों का बोल रहा है योग कर दीजिए, यानी a + b, मतलब दोनों को जोड़ना है। पहला -5 है, प्लस करिए -7 के साथ, ये ब्रैकेट्स खोल करके आप दिखा दीजिए, ये -5 और ये प्लस माइनस माइनस हुआ 7, और ये माइनस माइनस देख रहे हैं प्लस हो जा रही है,
तो इस तरीके से प्लस यानी 7 और 5 12 -12, तो इस तरीके से -12 प्राप्त हुए, जो कि ये बोला है ऋणात्मक संख्या प्राप्त होने के लिए। तो इस तरीके से ये सत्य कह रहा है, इस तरीके से ये नंबर आपका तीसरा सत्य हुआ। चलिए देखते हैं 12वां प्रश्न। प्रश्न है, यदि a एक धन पूर्णांक है तो दिखाइए कि संख्या a इंटू ब्रैकेट्स में a+1 इंटू a+2 इंटू a+3 संख्या 2 से पूर्णतया विभाजित होगी। तो चलिए यहां पे एक a जो है इसको हम एक धन पूर्णांक कुछ भी मान लेते हैं और फिर उसी a की वैल्यू को हम इस पे रिप्लेस करते हैं इतने पे, और उसके बाद पता करते हैं कि वह 24 से विभाजित होती है कि नहीं। तो माना धन पूर्णांक a बराबर 3 यानी 3, और इस 3 को आप इस पे रखेंगे। तो आइए इसको यहां उतार लेते हैं और इस पे हम रिप्लेस करते हैं, उसकी वैल्यू a बराबर a की जगह a को रखते हैं। तो देखिए यहां a के बाद इंटू है, तो 3 इंटू ब्रैकेट्स में a+1 यानी 3+1, आगे इंटू फिर है इंटू a+2 यानी 3+2, आगे a+3 है तो इंटू से ही आगे बढ़िए और लगाइए 3+3, आगे आप अपना काम आगे कर जाइए चिन्ह के अनुसार। 3 इंटू 3 इंटू 3 और 1 यानी 3+1 = 4 इंटू 3+2 यानी कि 5 इंटू 3+3 = 6। टोटल मल्टीप्लाई करते हैं, तो सभी के आपस में गुणा करिए। 3 चौके 12, 12 पंचे 60 और 60 छक्का 360। तो इस तरीके से हमारा अगर पूर्णांक a मानते हैं तो इसकी टोटल वैल्यू 360 आती है। अब हम इसको चेक करते हैं कि क्या ये 24 से कटती है। तो यहां एक टॉपिक लिख लीजिए, 24 से विभाज्यता की जांच। अब जांच कर लीजिए। 360/24 माने 360 में 24 का भाग करिए बटा में लिख करके, तो 24 × 24, यहां पे इसको हम माइनस करते हैं तो बचता है 12। 12 के पीछे 0 उतारेंगे 120, 120 हो जाती है, और 24 पंचे 120। कहने का मतलब है 24 15 में 360, इसका मतलब ये पूरा डिवाइड हो जा रहा है। तो इस तरीके से ये वाला यानी a हमने जो एक पूर्ण संख्या मांगा है पूर्णांक, वो 3 माना, और इस 3 को इस पे रिप्लेस करने पर हमारी नंबर्स प्राप्त होती है वैल्यू 360, और फिर इसको हमने 24 से विभाजित किया तो पता चला कि ये कटता है। तो इस तरीके से ये आपका दिखाने का जो संख्या बोला था प्रदर्शन की, दिखाइए कि ये कटती है कि नहीं, तो ये पूर्णतः कट गई। बस यहीं पे ये प्रश्न समाप्त होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आइए हम चलते हैं 12वें प्रश्न की तरफ। आपका 12वां प्रश्न है, नहीं माफ करिए 12 नहीं, ये 13 है, 12 लिखा था। 13वां प्रश्न है आपका, यदि a एक सम धन पूर्णांक है और b एक विषम धन पूर्णांक है तो बताना है कि निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या सम होगी। ध्यान रखिए सम बताना है सिर्फ, और किसकी बात कर रहा है, इसकी। a² आपको नीचे वही क्वेश्चन में दिया है, a² b² a+b a × b a × a+1 b × b+1,
इनमें से सभी को आप चेक करना है कि कौन सम है। तो मान लीजिए ए एक सम जो धन है तो उसको मानते हैं माना सम धन पूर्णांक ए बराबर 2, ए को 2 मान लीजिए, और बी एक विषम है तो विषम को भी मान लीजिए, विषम संख्या या विषम धन पूर्णांक b बराबर 3। अब हम यही जो वैल्यू आपने माना है इसको इस पर रखते हुए पता कर लेते हैं कि कौन सम है कौन विषम। तो आइए ए क्या है माने आप 2 हो गई, 2 की पावर 2 हो गई यानी 2 स्क्वायर, तो ये आपको हो जाएगा 2 2 जा 4, या ऐसे इंडिकेट करके एक्सप्लेन कर दीजिए 2 दूना 4। यहां ऐसे b है तो b की वैल्यू 3 है, 3 की पावर 2 करेंगे यानी 3 की घात 2 करेंगे तो 3 गुणे 3 बराबर 9। अच्छा ये देख लीजिए जो 4 है सम है कि विषम, सम, पहला सम हो गया, दूसरा 2 से नहीं कटेगा तो विषम। तीसरा देखते हैं a प्लस बी, यानी a और b को आपस में जोड़ना है तो 2 + 3 बराबर होता है 3 2 5। 5 क्या है 2 से कट रही है नहीं, तो सम कहां हो गई है 5 विषम हो गई। अब आज भी कर सकते हैं। आगे क्या है a इंटू बी करना है, यानी 2 और 3 का मल्टी आप कर लीजिए, 2 × 3 बराबर 2 3 के 6, 6 2 से कटते हैं इसलिए सम हो गई। आगे है a × a + 1, यानी कि a आपका 2 है, 2 ब्रैकेट्स में 2 + 1, आगे बराबर कर लीजिए। हल करना इसी तरह है तभी तो आप बताएंगे। 2 × अब ये 2 और 1 3 हुआ तो 3 दूनी के 6, अब ये भी क्या हो गया अभी सम हो गया। लास्ट नंबर देखिए इसके अंतर्गत b है, b कितना माने हो 3 है, तो आप देखिए 3 इंटू में है 3 + 1, तो आगे आप कर लीजिए 3 × 3 1 4, आगे 3 चौके 12, और जो 2 से कटती है इसलिए अभी सम ही है। इस तरीके से आपके ये जितने भी अंक दिए गए थे आपके सम है कि नहीं ये आपको पता चल गया कि इसमें पहला सम है आपका देख सकते हैं, दूसरा नहीं है, तीसरा नहीं है, चौथा सम है, पांचवा सम है और लास्ट में छठवां सम है। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो चलिए अभी क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ देखते हैं। प्रश्न है किन गुण धर्म के आधार पर यह सारे कथन जो दिए हैं चारों हम यहां आपकी किताब में जो दिए गए हैं इस नंबर में वो सत्य है। पहला नंबर प्रश्न है दिखता आपको 3 × ब्रैकेट्स में 8 + 7 बराबर 3 × 8 + 3 × 7। आप देख सकते हैं कि ये 3 यहां इंटू में था, ब्रैकेट्स में 8 + 7 प्लस में था, तो हम इसके साथ इसका इसमें मल्टी किए तो 3 × 8 हुआ और इसके साथ इसका अगर मल्टी करते हैं यहां पे तो 3 × 7 हुआ। तो आप ये जो गुणधर्म है इसको आप इंडिकेट कर सकते हैं कि योग की क्रिया पर या योग पर गुणा का वितरण नियम, क्योंकि योग है इसके साथ गुणा हो रहा है और गुणा होकर के इस योगफल को बांट करके अलग अलग कर दे रहा है, फिर ये दोनों को आपस में ऐड कर रहा है। तो आप लिख सकते हैं ये गुणधर्म इसका योग पर गुणा का वितरण नियम। बस आइए दूसरी को भी देखते हैं। दूसरे में देख रहे हैं यहां पे ब्रैकेट्स के अंदर भी प्लस है बाहर भी प्लस है। सिर्फ क्या हो रहा है कि 3 यहां बाहर था, यहां 3 के साथ बाद में ब्रैकेट्स में 5 और 9 है आपस में साथ साथ, लेकिन यहां ये इनका साथ अलग हो गया, 9 को बाहर कर दिया और यहां इसके साथ रख दिया। तो इस तरीके से यहां आपस में इनके अंकों का सहभागिता अर्थात साथ अलग अलग छूट करके अलग हो जा रहा है। तो साथ अलग होने पर तो आप कह सकते हैं कि ये योगफल है
आपस में योग इनके अलग अलग कर देने पर इनके साथ अलग हो जा रहे हैं, तो कह सकते हैं ये किन गुण धर्म का फॉलो कर रहा है, अनुसरण कर रहा है? योग का साहचर्य, साहचर्य नियम, योग का साहचर्य नियम। क्योंकि यहां आप देख सकते हैं इनके केवल अंक ही एक साथ अपने विचरण हुए हैं, माने एक साथ अलग अलग होकर के, बस बाकी सब सेम है अपनी जगह, तो योग भी हो रहा है आपस में, तो ये कह सकते हैं योग का साहचर्य नियम। तीसरे नंबर की तरफ चलते हैं। आप देख सकते हैं कि ये जो तीसरा नंबर है यहाँ पे 3 इंटू 2 है, बराबर में यहाँ पे है 2 इंटू 3 हो गया। आप देख सकते हैं आपस में गुणा हो रहा है, यहाँ पे भी यहाँ पे हो रहा है, लेकिन क्या हुआ कि इनके क्रम को आपस में बदल दिया गया। तो इसका मतलब है एक केवल क्रम बदला है, हो तो गुणा ही हो रहा है, तो एक क्रम बदलने पर इसका नियम आप एलाट कर सकते हैं, गुणा का क्रम विनिमय नियम, ये इस नियम का फॉलो कर रहा है, इसके आधार पर यह सत्य है। मतलब लास्ट नंबर आप देख सकते हैं 3 इंटू 5 है इधर, और बराबर में इधर दे दिया है a इंटू 5, तो बोल रहा है a बराबर 3 आएगा, तो सत्य है। तो किस नियम के आधार पर सत्य है, इसको आप हल करके चेक भी कर सकते हैं। यानी आप देख सकते हैं 3 इंटू 5 यानी 3 पंचे 15 बराबर 5 पे। अब a बराबर अगर करते हैं तो ये 5 इसके इंटू में है, तो ये डिवाइड में चला जाए, 15/5 डिवाइड कर दिए, 5 या 15 आई कि नहीं, a की वैल्यू यहाँ 3 आई है ना, देखिए। तो आपने इसको हल करके निकाला है, तो ये जो a बराबर 3 आई है वो किस नियम के अनुसार आई है? निरसन नियम। कौन सा नियम? निरसन, क्योंकि इसको आपने हल करके निकाला, इसलिए निरसन नियम के अनुसार सत्य है। तो इस तरीके से यह प्रश्न भी आपका हल हुआ। चलते हैं इस चैप्टर के अंतिम प्रश्न की ओर, इसके बाद ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। चलिए इस चैप्टर के अंतिम प्रश्न देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है, संख्या रेखा पर -5, -2, 0, 1, 2, 5 को दर्शाना है। तो सबसे पहले हम एक रेखा खींच लेते हैं, जिसको आप संख्या रेखा कहते हैं, और उस पे हम ये सारे अंक दर्शा देते हैं, प्रदर्शित कर देते हैं। आपको यहां ध्यान देना है कि सबसे आप देख रहे हैं 0 के दाहिनी तरफ की नंबर्स को आपको बताया गया है, पॉजिटिव दर्शाई जाती है, और 0 के लेफ्ट में माइनस। तो देख लीजिए सबसे बड़ी यहाँ नंबर आप दिख रही है -5, लेकिन बड़ी नहीं है, ये छोटी है बल्कि, तो इसको हम 5 तक का नंबर इंडिकेट कर देते हैं, और इधर पॉजिटिव की तरफ भी सबसे बड़ी 5 है, तो ये भी, इसका मतलब हम 0 को बीचों बीच रखें ताकि हमें कोई दिक्कत ना हो। चलिए 0 हो गया। अब इसके इधर हमें क्या दर्शाना है? जो दर्शाना है वही, बस वही इंडिकेट कर दीजिए। 1 तो 1 लिख दीजिए, 2 भी इंडिकेट कर दीजिए, 3 नहीं है, 3 को डाट के लगा के निशान लगा के छोड़ दीजिए, 4 भी नहीं है, 4 भी छोड़ दीजिए, सीधे 5 को दर्शा दीजिए। ये आपका पॉजिटिव नंबर से सब दर्श गए, प्रदर्शित हो चुके हैं। ऐसे ही माइनस वाले दर्शा दीजिए। 0 तो हो गया है यहाँ पे, 0 के बाद ये आपका -1 नहीं दिखाना है, आप देख सकते हैं -2 दिखाना है, बल्कि आइए -2 को इंडिकेट कर देते हैं, और -2 के बाद आगे 3 भी नहीं इंडिकेट करना है, 4 भी नहीं इंडिकेट करना है। क्या इंडिकेट करना है लास्ट में? सिर्फ 5। ये हो गए आपके -5। तो इस तरीके से ये आपके नंबर्स आपके संख्या रेखा पर प्रदर्शित हो चुके हैं, देख सकते हैं। इस तरीके से आपका ये चैप्टर यानी प्रश्नावली 1 समाप्त होता है। अगली चैप्टर यानी प्रश्नावली आपको अगली वीडियो में, वीडियो लंबी होने के कारण अब हो सकता है आपको पार्ट 1 पार्ट 2 कर करके मिले, तो इसलिए सारे वीडियो को आप ध्यान से देखते हुए अपने चैप्टर को कंप्लीट करें और उसको अपनी कॉपी पर लेकर अभ्यास करें, क्योंकि गणित अभ्यास की चीज़ है, बिना अभ्यास किए गणित नहीं आएगी।
इसके फार्मूले याद कर सकते हैं, लेकिन बाकी अदर क्वेश्चन के अंतर्गत आने वाले बिना एक्सरसाइज के वो आप अपने अभ्यास में किए उसको नहीं रख सकते हैं अपने माइंड में। इसलिए गणित को पढ़ने के बाद वीडियो में उसको अपनी कॉपी पे वीडियो बंद करके अभ्यास करिए, न आए तो फिर से दोबारा वीडियो देख लीजिए। इस तरीके से आप अभ्यास करिए और अपने माइंड को बढ़ाते रहिए और अगली वीडियो में आप अपनी अभ्यास को प्राप्त करेंगे। बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद।